अली भाई क्या हाल है। बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा अली भाई, इस हफ्ते हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने भुट्टो ट्रायल के हवाले से एक फैसला दिया है। मैंने कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मुझे बस मोटी मोटी बातें पता है। तो उसके हवाले से मतलब मैं आपसे ये बात का आगाज करता हूँ। पहले आप ये बताएं कि भुट्टो ट्रायल था क्या और उस ट्रायल की अहमियत क्या है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि जो भुट्टो साहब का जो ट्रायल था मार्शल लॉ रजीम में ज़ियाउल हक के ज़माने में 77 से 79 तक, वो ट्रायल अनफेयर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है हम्म। कि वो अनफेयर ट्रायल था। सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा को कालअदम करार नहीं दिया, भुट्टो साहब को उन्होंने बेगुनाह करार नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लॉ में मौजूद ही नहीं है। ऐसी कोई मिसाल भी मौजूद नहीं है कि 44 साल पुराने केस को आप नल एंड वाइड करार दे दें। वो जो होना था वो तो हो गया। लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट उनका उसकी उसकी बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है कि एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये इसका सब के सब ट्रायल जो था वो अनफेयर ट्रायल था। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस 9 रुकनी बेंच में तमाम सूबों के दो दो जजेस शामिल थे। और जब भुट्टो साहब का मर्डर हुआ, जुडिशियल मर्डर हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट से उनको फाइनल सजा हुई थी, तो जिन 4 जजों ने सजा दी थी वो चारों पंजाब के थे। पांच नहीं। 4-3 का फैसला था ना। हाँ, ओके। या। 3 जज। हाँ, 4-3 का फैसला था। सारे पंजाबी जजों ने सजाए मौत दी थी और नॉन पंजाबी जजों ने बाइज्जत बरी किया था। बाइज्जत बरी किया था। तो आज अब जो ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर तमाम सूबों के जजेस ने एक किस्म का एतराफ किया है कि भाई वो फेयर ट्रायल नहीं था। जब आप कह दें कि फेयर ट्रायल नहीं था, तो तो फिर जाहिर है वो जो उनकी फांसी है और सब चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली कालअदम करार हो जाती हैं या उन्हें कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी पीएलडी और आपकी किसी भी कोर्ट में प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ ना होता है। हम्म, तो ये जो जुडिशियल प्रैक्टिस में इसको एज अ प्रेसिडेंट कभी भी नहीं पेश किया जाता। तो ऑलरेडी ही वो केस बहुत डाउटफुल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक मोहर तस्दीक साबित कर दी कि ये फेयर ट्रायल के नतीजे में भुट्टो साहब को फांसी जो दी गई थी वो किसी फेयर ट्रायल के नतीजे में नहीं दी गई थी। तो एक किस्म का अजाला किया उन्होंने उस जुडिशियल मर्डर का जो आज से 44 साल पहले हुआ। ये तो हो गया इस फैसले का भुट्टो ट्रायल से ताल्लुक जो था। हम्म। आ, बजाते खुद भुट्टो ट्रायल की पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या अहमियत है। भुट्टो ट्रायल की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। और जो भुट्टो साहब का मर्डर है वो पाकिस्तान की तारीख में वो हमेशा उसको एक अलमिया के तौर पे याद रखा जाएगा। जिस तरीके से जजेस ने कंडक्ट किया, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो पाकिस्तान की अदलिया की स्याह तारीख का सबसे अहम चैप्टर कंसिडर किया जाएगा और किया जाता भी है। अब देखें ना, ये जो सारा ट्रायल था, मैं इसको मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब, उनके बारे में बहुत से लोगों ने राय ऑलरेडी दे चुकी है। तारीख का वो हिस्सा है कि वो एक बहुत ही मुतस्सब किस्म की शख्सियत थे। और पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ जहाँ नजरियात की बुनियाद पे बात कभी भी नहीं होती, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट जज जर्नैल जो भी शख्स अथॉरिटी रखता है, ताकत रखता है, वो लोग कभी भी नजरियात के तहत बात नहीं करते। वो हमेशा अपनी जाती मफादात और ज़रूरियात के तहत फैसले करते हैं और अपनी बात को आगे मनवाने की कोशिश करते हैं। यही हाल जो था वो मौलवी मुश्ताक का था। मौलवी मुश्ताक जो था वो सीनियर जज जरूर था, लेकिन चौथी तरमीम तरमीम के जरिए जो जज की प्रमोशन का तरीकाकार तय किया गया था भुट्टो साहब की हुकूमत में, उसमें मौलवी मुश्ताक जो था वो अपनी सीनियरिटी के हवाले से उसकी प्रमोशन देर से हुई थी और उसकी जगह उसका जूनियर जस्टिस इकबाल जो था
वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गया। तो इस बात का मौलवी मुश्ताक को बहरहाल काफी रंज था। और जब अयूब खान के जमाने में जब पीपल्स पार्टी बनी है, तब मौलवी मुश्ताक ये लाहौर हाई कोर्ट का जज ही था। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के नतीजे में जब भुट्टो साहब को नजरबंद किया गया अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ, तो भुट्टो साहब की जमानत मौलवी मुश्ताक ने ही ली थी। और किसी जमाने में मौलवी मुश्ताक जो था वो फॉरेन ऑफिस में सेक्रेटरी था या डिप्टी सेक्रेटरी था, या भुट्टो साहब जो थे वो वजीर खजाना भी और वजीर खारजा भी रहे हैं। तो पिछली जिंदगी में तो उसके ताल्लुकात ठीक थे, लेकिन जैसे ही जाती मफादात को ठेस पहुंची है और एक अपनी प्रमोशन के हवाले से उसको रंज था, दुख था, तो जो ट्रायल में नजर आता है कि जिस तरीके से मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, डील किया कोर्ट में, वो इंतहाई शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा वो तकलीफ दे उसमें चीजें हैं। और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ना मैंने नोट्स निकाले थे कि मैं तारीख बाई तारीख उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं जरूर कि जी, ये जरूर करें। केस जो था क्या। हम्म, 10 और 11 नवंबर 74 में हम्म, अहमद रजा कसूरी, जो पहले पीपल्स पार्टी में शामिल थे और भुट्टो साहब के बहुत करीब थे, वो लाहौर में मर्डर हो जाते हैं। हम्म, और उनका जो कत्ल हुआ है उसके नतीजे में अहमद रजा कसूरी जो था उनका बेटा, उसने अपने बाप के खिलाफ जो एफआईआर थी वो भुट्टो साहब के खिलाफ उसने लॉन्च करवाई, यानी उसने थाना इचरा में। लेकिन जो इब्तदाई एफआईआर थी उसमें भुट्टो साहब नामजद मुलजम नहीं थे, यानी दो जो इब्तदाई एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें भुट्टो साहब नामजद मुलजम बहरहाल नहीं थे, लेकिन वो दो एफआईआर जो थी वो दर्ज हो गई। और अक्टूबर 75 में जो था इन्वेस्टिगेशन अफसर मलक मोहम्मद वारिस, उसने जो थी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की वो मजिस्ट्रेट की अदालत में उसने जमा करवाई। और उसके नतीजे में मजिस्ट्रेट ने वो जो एफआईआर थी वो अबेंडन कर दी, दाखिल दफ्तर कर दी कि इसमें इसमें कुछ भी नहीं है इन एफआईआर में। अच्छा, जब 5 जुलाई 1977 को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट गया, तो हुकूमत के दौरान, यानी उस दौरान जो इन्होंने एफएसएफ बनाई हुई थी ना, एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जी, वो बहुत बदनामे जमाना फोर्स थी। उसकी पूरी दास्तान है कि एफएसएफ क्या करती थी क्या नहीं करती थी। उसके सरबराह मसूद महमूद थे। तो उनकी उनके हवाले से जो था ना, एयर मार्शल असर खान पर लाहौर स्टेशन पे एक हमला हुआ, उसकी तफ्तीश के दौरान जो डायरेक्टर अब्दुल खालिक था, उसने ना फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के यानी इस अटैक को उसने इस चीज से मिलाया कि नवाब के कत्ल में भी जो एफएसएफ है मुलव्वस हो सकती है। ये सब कुछ वो सोच रहा है मार्शल के बाद। हम्म, और इन्होंने फिर क्या किया कि जुलाई 77 में मार्शल के, यानी 24-25 जुलाई 77 में मार्शल के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद को इसी केस में तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया। 26 जुलाई 77 को मजिस्ट्रेट जुल्फकार अली तूर के सामने ये दोनों अहलकार अपने जुर्म का इफ्तराफ कर लेते हैं, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का इख्तराफ कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुल्जमान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो मादा माफ गवाह बन गए। एफएसएफ के सरबराह मसूद महमूद, जिन्हें माशाल्लाह के नवाज के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ मुबादा माफ गवाह बन गए, जिसके बाद भुट्टो को इस केस में 3 सितंबर 1977 को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदा में जस्टिस समदानी जो थे ना, उन्होंने इसकी भुट्टो साहब की जमानत ले ली थी और भुट्टो साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके नतीजे में जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा उसी केस में मार्शल के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हाई कोर्ट के जो नए जजेस तैनात हुए थे और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जस्टिस इकबाल चला गया था और ये मौलवी मुश्ताक जो था चीफ जस्टिस बन गया। इन्होंने फिर इस सारे केस को जो था वो डील करना शुरू किया। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है। 13 सितंबर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर
केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। मसलन मजिस्ट्रेट की अदालत में आपने नामुकम्मल चालान जमा करवाया, बेसिकली मजिस्ट्रेट की अदालत जो थी, सेशन कोर्ट जो थी, उसमें ट्रायल होना था या होना चाहिए था कानून के मुताबिक। वहीं से जब ट्रायल होता है तो उधर से ही सारी जिरा होती है। अगर मुल्जिम मुजरिम साबित हो जाए, अगर सेशन कोर्ट ने मुजरिम को सजाए मौत भी देनी हो, तो वो उस फैसले की तौसीक के लिए जो मुकदमा है वो फैसले की तौसीक के लिए हाई कोर्ट के 2 जजों को भेजा करता है। वहां से जब तौसीक आती है तो सेशन कोर्ट फिर सजाए मौत के ऊपर फैसला सुनाता है और उस फैसले के खिलाफ फिर हाई कोर्ट में अपील की जाती है। भुट्टो के केस में ये ज्यादती हुई कि इन्होंने उसका केस सेशन कोर्ट में चलाने की बजाय सिर्फ अधूरा चालान पेश किया और वहां से वही केस फौरी तौर पे इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और मुल्जिम को उस केस में उन्होंने ना नोटिस भेजे और ना ही उसका जो था सारी जिरा हुई और ना ही उसके मौकफ सुना और ना ही उसको अपना मौकफ बयान करने का मौका दिया गया। भुट्टो साहब ने जब इस फैसले के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जब उसने हाई कोर्ट में ही अपील की इसके सामने मौलवी मुश्ताक के कि ये ज्यादती है, अनलॉफुल है, तो मौलवी मुश्ताक ने ही फिर फैसला किया कि नहीं, इस केस में चालान पेश कर, यानी चालान पेश नहीं हुआ तो नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। तो इब्तदा में ही जो था लीगल प्रोसीजर जो था वो उसको उसका जिसे कहते हैं ना, ऐसा उसका गला घोंटा गया कानून का कि उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जिस तरीके से मुकदमा चलता है, वादा माह गवाह पेश होते हैं। देखो, पाकिस्तान की तारीख में 109 के तहत फांसी जो है या सजाए मौत का ये पहला और आखिरी केस था और इंतहाई कमजोर केस था। और जिस तरीके से फिर वहां पे ये सारा केस चला, वकीलों को पेश नहीं होने दिया जाता था और इनको, भुट्टो साहब की भी जो सफाई थी या जो भी उनकी आगे से स्टेटमेंट थी उसके बारे में अभी लंबी बात हो जाएगी, मैं मुख्तसरन सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इतना बदनामे जमाना केस बना उस जमाने में भी। अब वो मुझे उसका एक वकील का नाम भूल गया, वो अमेरिकन थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी कि मैं पाकिस्तान आके भुट्टो का केस लड़ना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इजाजत नहीं दी। तो ये केस जो था वो पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ और पाकिस्तान की जुडिशरी की इंतहाई बदनामी का बायस बना। तो इस हवाले से इस केस की जो थी ना वो बहुत सिग्निफिकेंस थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म का अपने जो दामन से एक स्याह निशान मिटाने की कोशिश की है और इस केस को, इस ट्रायल को उन्होंने अनफेयर करार दिया है। 11 सितंबर 77 को केस का मुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराया जाता है। 13 सितंबर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त, अच्छा ये मैंने बता दिया। 18 सितंबर 77 को हाई कोर्ट में दाखिल होता है केस का ट्रायल शुरू होता है। इस्तगासा ने 41 गवाहान को पेश किया। ऐसे केसों का ट्रायल हमेशा सेशन कोर्ट में होता है, लेकिन मुल्क की अदालती तारीख का गालबन ये वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट बन गई, जहां बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए। इस दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि उनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं है और ना ही उन्होंने वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी अफसर के किसी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई असला फराहम करने की हदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अपने इतराफ जुर्म पर कायम रहे। अच्छा, ये जो थे ना लोग, राना इफ्तिखार और अरशद इकबाल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ज़ियाउल हक और मियां तुफैल जो उस वक्त जमात इस्लामी का सरबराह था, लीडर था, ये दोनों की मिली भगत थी। ये इसके ऊपर तो बड़ा कुछ लिखा जा चुका है और इसके ऊपर बड़ी चीजें सामने आ चुकी हैं कि ये तो इफ्तिखार अहमद था ना तारी, जिसका मुखफ़फ़ था तारी, और दूसरा जो इंस्पेक्टर था अरशद इकबाल, सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई था, इन दोनों का तल्लुक जमात इस्लामी से था। और तुफैल जो था, मियां तुफैल, ये भी जलंधर का, जियाउल हक भी जलंधर का, ये भी देवबंदी, वो भी देवबंदी, ये भी अराई, वो भी अराई। ये मैं एक रिजेम्बलेंस बता रहा हूँ। रंग, अच्छा, नस्ल, मजहब, कौम सब एक था। सब कुछ ही एक, मफादात भी एक, हरकतें भी एक और आगे से जुनूनियत भी एक जैसी। इस बंदे ने
इन लोगों के घर वालों को जिया के कहने पे राजी किया था कि तुम लोग वादा माफ गवाह बनो, इतनी इतनी जमीन देंगे और तुम लोगों को बाद में हम छुड़वा लेंगे। जब इन लोगों को भी सजाए मौत होगी ना भुट्टो के साथ, तो इस घर वाले पीटे, वो गए मियां तोफैल के पास कि तू साढ़े मुंडे मरवा देते ने। मियां तोफैल ने ज़ियाउल हक से कहा कि हजूर तुसी कुछ करो हुण। यानी ये सब बातें हम्म, सीक्रेट नहीं है, अब सब बातें ओपन हो चुकी हैं। हम्म, तो ज़ियाउल हक ने कहा बात ये है कि इनको मैं छोड़ दूं तो उसको ना छोड़ूं तो ये मेरी तो बड़ी बदनामी है, इन्होंने भी जान दो, दो दो मुरब्बे बाद ले लो। तो दिस इज हिस्ट्री, इट हैड हैपेंड इन पाकिस्तान। तो इसलिए ये ट्रायल जो था ये एक इंतहाई जलालत से भरपूर और एक बाकायदा मर्डर ही कहना चाहिए, बल्कि संसार कहना चाहिए, एक बंदे को अदालत में संसार किया गया। जी। आपने मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था राजा रुतनम, हम्म। जिसने किताब लिखी थी अदालती कदर। मेरा ख्याल है जुडिशल मर्डर की इस्तेलाह उस बंदे ने, मतलब उसके नाम से मंसूब है, और उसने मतलब ये किताब लिखी थी। ओके, थैंक यू। हाई कोर्ट में ज़ाहिर केस चलता है सारा, फिर जुल्फकार अली भुट्टो को इस केस में सजाए मौत सुनाएगी। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 109 के तहत आज तक किसी बंदे को ऐसे किसी केस में सजाए मौत की सजा नहीं दी गई। मसूद महमूद को वादा माफ गवाह बनाना पड़ा और वादा माफ गवाह जैसे केसों में कानूनी तौर पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 78 में रिटायर हो गए, एक जज बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजों ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुनाया। 7 में से 4 जजों ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 जजों ने भुट्टो को बरी कर दिया था। इस मुनकसिम फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपील मुतवक्का तौर पर मुस्तरद होने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता दार पर लटका दिया गया। अब देखो ना, ये जो 4 जजेस थे जिन्होंने फैसला किया, उसमें से एक जो मौलवी मेरे मुंह से निकल रहा हरकतें जो लोगों की ऐसी है, अब जो उसमें जस्टिस नसीम हसन शाह था, उसने अपनी एक किताब भी लिखी है, उसमें उसने एतराफ किया कि मेरे पे दबाव था, मेरे पे प्रेशर था। उसका एक इंटरव्यू भी है इफ्तिखार अहमद के साथ, जिसमें वो कह रहा है मुझ पे दबाव था, मुझ पे प्रेशर था। नहीं अब नहीं जो नहीं, अ, इतना इतना आसानी से जस्टिस वसीम हसन शाह को मत जाने दें कि उसने कहा था कि मेरे पे प्रेशर था। जब वो इंटरव्यू दे रहा है ना जियो के प्रोग्राम जवाब दे में इफ्तिखार अहमद को, तो उसका ना शक्ल देखने वाली है। मुझे हम्म ये प्रोग्राम मैंने एक दफा देखा है, और पता नहीं कि 15 साल हो गए हैं इसको, लेकिन आज तक मेरे जहन पे ना उस बंदे का वो लहजा और वो नक्श है। वो ऐसे मिनमिनाई हुई आवाज होती है ना। हाँ, वो हाथ भी अपने, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो इंतहाई वो देखें जी, वो जिद्दत तमेज लहजे से दबाव बात था कर हमारे पे, रही है। जजों पे दबाव तो होता है, तो वो था, तो फिर हमारे नौकरी बच्चों, करनी होती है, हाँ। जैसे तुम चूड़े मतलब भरती हुए हो ना, मैं चूड़ा भी इज्जतदार आदमी है, मैं अब समाज के हवाले से बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly, जो बंदा ये तो भी अपनी तो अपनी जात के साथ जो ऑनेस्ट होता है ना, हम्म। उसको फिर जस्टिस नसीम हसन शाह की तरह ना, उस तरह फिर वो मिनमना के फिर वो उस तरह वो इंटरव्यू, उस जज की शक्ल और उसका लहजा, मतलब वो, अगर कहे ना कि मकाफात अमल की वजह से उसको कोई इस दुनिया में जिल्लत देखनी पड़ी किसी इंसान को, तो वो इंटरव्यू देखना चाहिए उसका। हाँ, बहरहाल वो जी। मैंने देखा इंटरव्यू। अब देखो ना, ये मौलवी इसने जो नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है हम्म, कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा और मौलवी मुश्ताक हुसैन है सुप्रीम कोर्ट के जज। नसीम हसन शाह कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा और इसने मौलवी मुश्ताक ने मुझे कहा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, मुझे कहा कि ये जो अपील आनी है भुट्टो की, तो आपने उस पैनल में जरूर बैठना है। इसका मतलब है सारे चोर कुतियां रले हुए थे, पंजाबी में जिसे कहते हैं। अब देखो ना, इसमें जो बात है देखने वाली, वो यही बात है कि सबने मिलकर किस बेहूदगी से एक एक जो फिगर थी उस मुल्क की सबसे बड़ी, यानी भुट्टो तो चलो एक फिगर था या एक वो बड़ा आदमी था, प्राइम मिनिस्टर था। आपके जो बाकी केसेस हैं या बाकी लोगों के साथ इन अदालतों में क्या होता है, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो
पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 4, 9 और 10A है, उसमें आपके कुछ बुनियादी हकूक हैं, और उन बुनियादी हकूकों को जब आप अदालत में या बाकी मामलात में बुरी तरह पामाल करते हैं तो फिर लोगों का ट्रस्ट तो नहीं रहता किसी चीज पे। ये किताब जो है ना, एक मैंने वो ये मेरे पास यहाँ पढ़ी है, ये वाली भुट्टो साहब की, इस जो इफ आई एम असैसिनेटेड का तर्जुमा है ये वाला, इंतहाई शानदार किताब है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब अदालत में ये बता रहे हैं मुश्ताक को कि मेरी बीवी एजिटेशन के दौरान उसका सर फट गया, वो जख्मी हुई है बुरी तरह, मैं 5 महीने से अपनी बेटी से नहीं मिला। तो जज आगे से उसको क्या कह रहा है, तुम खामोश खड़े रहो, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, यानी इतनी ह्यूमिलिएट किया गया इस बंदे को, इतना ह्यूमिलिएट किया गया, और साल साल के लिए नजर बंद रखा गया। यानी इस किस्म का ट्रायल किया गया एक बंदे का कि उसको आपने इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, जिल्लत में सलूक करके, और उस बेचारे को, मेरा मतलब भुट्टो ने भी बहुत कुछ किया होगा जिंदगी में, लेकिन ट्रायल उसका फेयर नहीं था। हमारा मुकदमा ये है कि एक अनफेयर ट्रायल में आपने एक बंदे को, उसके साथ नाजायज सलूक किया, और नाजायज सलूक के भी कुछ तरीके होते हैं, उसमें भी किसी किस्म की इखलाकी इकदार को, रवायत को, और किसी किस्म की मोरालिटी को जो है वो मलूज़ खातर नहीं रखा गया। कर्नल रफ़ी की किताब भी पढ़ी है मेरे पास, उसके अंदर भी जो कुछ लिखा गया है वो भी पूरी एक इंतहाई शर्मनाक तारीख है। यानी कर्नल रफ़ी जैसा आदमी, ISI का वो आदमी था और भुट्टो की जेल का वो हेड था, तो वो कहता मैं भुट्टो साहब के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता था, जरा वो जो भी था, लेकिन कहते हैं मैंने उसको देखा करीब से, जो जब मैंने देखा इसके साथ क्या हो रहा है, तो उसके बाद वो सबसे ज्यादा क्लोज हुआ उसके, और उसने उसके साथ दिन रात गुजारे। फिर वो किताब भी लिखी जिसके अंदर उसने सारा बताया कि उसके साथ कैसा सलूक किया गया। तो ये मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान की तारीख कायम दायम रहेगी, ज़िया की जिल्लत और भुट्टो की इस हवाले से जो मजलूमियत है ना, उसका उसका जिक्र होता रहेगा। और अच्छा, मुझे अब याद आ गया, एक जो जज था, जस्टिस अकरम, जो मौलवी इसका अनवारुल्लाह के साथ था, जिसने सजा दी थी भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट में, वो बाप था इसका जस्टिस कयूम का। ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस कयूम नहीं था, इसका बाप था। तो मुझे याद है एक दफा बेनजीर जस्टिस कयूम की अदालत में पेश हुई। जस्टिस कयूम, इसको भी आपको पता, उसने बड़ी ज्यादती की थी इसके साथ भी। तो बेनजीर ने जिद चौके कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को पहले फांसी लगा दी, तुम भी मुझे फांसी लगा दो, यही कुछ कर सकते हो ना तुम। तो ये जलालतों का और ये खबास्तों का ना एक पूरा गैंग था अदालतों के अंदर बैठा हुआ, जिन्होंने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एक लेगेसी थी उसके साथ, और एक जो जमहूरियत के साथ जो सलूक किया ना, वो किसी सूरत में माफ करने के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हालिया फुल बेंच ने जो फैसला दिया कि फेयर ट्रायल नहीं था, ठीक है, कह तो दिया फेयर ट्रायल नहीं था, मैं तो तवक्को कर रहा था कि शायद मजीद कोई उसके ऊपर सख्त बात की जाए, लेकिन नहीं उन्होंने की जी। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, जफा से तो हाय उस हाय जूद पेशमा दूध का पर पेशमा होना। बिल्कुल। अली भाई आगे चलते हैं। ये तो ऐसी ट्रेजेडी है कि इसके ऊपर मतलब PhD के मकाले लिखे जा सकते हैं, लाइब्रेरियां भरी जा सकती हैं रिसर्च से। ये इतनी मतलब ट्रेजेडी और इसके असरात और सियासी और कानूनी और समाजी, इसका जो मतलब एक समाजी असर, मतलब मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे हम्म। तो हम जितने भी पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर थे, कुछ नून लीग के सपोर्टर थे, और हम में एक सब में कदम मुश्तरक थी कि हम भुट्टो के कत्ल की वजह से पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे। मतलब और उस बंदे की वीडियोस वगैरह देख के, और जिंदगी में किसी ने उस बंदे को देखा भी नहीं हुआ था। मतलब मेरी, हम्म। तो ये मतलब एक ऐसा समाजी असर है इस कत्ल का, कि मतलब वो वाली नस्लें जिन्होंने देखा भी नहीं हुआ उस बंदे को, वो भी मतलब। देखा नहीं हुआ, भुट्टो की लेगेसी आज भी कायम है ना। अब हम्म, जो नस्लें मौजूद हैं जिन्होंने भुट्टो को नहीं देखा हुआ, हम्म, इवन देन वो, उससे इंस्पायर है इमरान खान जैसा एहसान फरामोश आदमी जो है, उसने
कभी अपने मौसमों का कभी जिक्र नहीं किया, तो उसने भुट्टो का जिक्र उसे करना पड़ा जब इमरान के कहते हैं ना पाँव जले हैं, जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त है। अरे वो इमरान खान पे तबर्रम बाद में कर लेंगे, अभी जब भुट्टो पे ही रखे हैं। नहीं, वो अच्छा। खान साहब को भी तारीफ करनी पड़ी भुट्टो की कि वो डट गया था, तो ये तो या 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 तारीफ तो वो जो इमरान खान के मुंह से निकले। तो अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि इस फैसले के अब क्या फायदा, क्या है इस फैसला ये दे दिया, और इसके असरात क्या हैं हर तरह के, समाजी सियासी वगैरह, क्या है? इसके असरात सिर्फ ये हैं कि आपने बस एक एरर ठीक की है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उस वक्त के ट्रायल को ना पब्लिक ने कभी माना, ना वकीलों ने कभी माना, ना सियासी पार्टियों ने कभी माना, ना भुट्टो के दुश्मनों में ने भी नहीं माना। आपस की बात है, वो भी कहते थे ये गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। और उस फैसले से इंटरनेशनली जो बदनामी हुई थी पाकिस्तान की, मुझे याद है एक दफा इस्लामाबाद एक जायका जापान वाले जो थे ना, इनकी तंजीम है जायका, तो उनका एक सेमिनार सा था, तो वहां पे एक साहब थे, पता नहीं उसका नाम मुझे भूल गया है, तो वो अपनी जुडिशरी का सिस्टम जो थे ना वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ यानी उनकी जो चौकी होती है ना, ये जैसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, गालबन से कोबान कहते हैं, जो मेरे जहन में रह गया, तो कहते हैं वहीं लोग जो है ना अपना जो जमानती होते हैं वहीं आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कि हम इस इलाके में 100% लोग वहां पे जमानत पे रहा होते हैं। तो एक बंदे ने वैसे उठ के ना थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ हर बंदा ही तुम्हारा चौधरी है, सारा सिस्टम दुनिया के हमें अपने से कमतर लगते हैं, तो उसने वैसे ही उनको थोड़ा सा ना आगे से छेड़ा छुड़ा के ये क्या सिस्टम है जी आपके अदालतें, तो बंदे फेर रहे हैं हजार, तो ये वो बेचारे थोड़ी देर सुनते रहे, उसके बाद वो खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में ला छितर लिया तो जुड़ गए पाकिस्तान के अदालती निजाम को। उन्होंने कहा तुम जेंटलमैन मुझसे बात कर रहे हो, तुम लोग वो आदमी हो जो तुम लोगों ने अपना वजीर आजम लटका दिया, उसे एक दिन तुम लोगों ने अदालत में पेश नहीं किया, उसकी गैर मौजूदगी में तुमने उसका ट्रायल किया, तुमने ये किया। उसको सारा केस जबानी अजबर याद था भुट्टो का। बड़ी बेइज्जती की उस बंदे ने। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार चलो दुनिया को पता है। तो उस केस का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव असर हुआ था। और जिया ही जो था ना, ये जियाई जो थी जिसे कहते हैं लानत। ना, ये जिया की ही शख्सियत थी जो इस दर्जे की जिल्लत को खामोशी से बर्दाश्त करे। जिया की जगह कोई भी शख्स जो है ना, जिसका कोई जिसमें थोड़ा सा जमीर होता, वो इस्तीफा दे देता, ये काम ना करता। अब देखो असलम बेग का एक इंटरव्यू है, असलम बेग ने कहा और लिखा भी है कि जिया एक झूठा और बदबख्त शख्स था जिसने खाना काबा में बैठ के खालिद शाह को और यासर अरफात के साथ वादा किया था कि मैं भुट्टो को फांसी नहीं दूंगा, और उसने वो वादा तोड़ दिया। अब ये वो जिया है जिसने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को इस्लाम की बत्ती के पीछे लगाई रखा, और खुद खाना काबा में बैठ के जो कस्में खा रहा था उसका ऐसे कोई पालन नहीं था। तो ये जिया जैसे बेगैरत आदमी का ही जो था ना हौसला था कि जिसने इतनी बेशर्मी और इतनी डटाई से एक गलत ट्रायल के अंदर एक बंदे को फांसी पे चढ़ा दी। ज़ियाउल हक साहब का एक और कारनामा भी है, उर्दन में फिलिस्तीनियों का जो कैंप था, महाजर कैंप, उसके ऊपर इन्होंने टैंक चढ़ा दिए थे। टैंक चढ़ा दिए थे। जिया के कपड़े किसी ने भी नहीं उतारे पाकिस्तान में जिस तरीके से उतारने चाहिए थे, यानी पीपल्स पार्टी ने भी नहीं उतारे। और इस शख्स को मुफ्त की जो है ना एक इंडेमनिटी हासिल रही है। इस बंदे के बारे में जो दुरुस्त तारीख है ना, उसका इदराक बहुत जरूरी है कि जो जिया अपना जिसे कहते हैं ना स्याह कारनामे पाकिस्तान में फैला गया, जो अपनी नहूसत के साए वहां पे बिखेर गया है, वो आज तक नहीं कहीं कभी वहां से गुजर खत्म हो सके। और मैं कोटेशन पढ़ता होता ना उसकी, शेक्सपियर की, कि लोगों की नेकियां उनकी हड्डियों के साथ गल सड़ जाया करती हैं, मगर उनका फैलाया हुआ शर सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। ये मिसाल जियाउल हक पे 100% फिट आती है। आज का पाकिस्तान जियाई पाकिस्तान है, ये जिनाही पाकिस्तान नहीं है। जिना साहब का पाकिस्तान खत्म हो गया, नहीं ये नहीं जिया नहीं, का ये पाकिस्तान। जिना का भी पाकिस्तान यही यहाँ पे मेरी आपसे ना इख्तलाफ है। चलो, मैं अब जिना साहब को
थोड़ा सा मुझे ओवर रेटिंग करने दो या थोड़ी सी ड्यू रिस्पेक्ट करने दो। जिना जिना जिना, साहब, जिया और जिना में बड़ा फर्क है। जिना ठीक है, उसको मौका नहीं मिला पाकिस्तान जब बन गया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना देते या इस मुल्क के लिए कोई सेकुलर आइन बना देते तो मे भी कोई हालात बेहतर होते, नहीं लेकिन अली भाई, नहीं 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 खुदा को माने, फलसफे के आप स्टूडेंट हैं, तारीख के आप स्टूडेंट हैं। जो बंदा एक बीज बो जाए, एक सिमत दीवार खड़ी कर जाए, फिर उस दीवार ने उसी सिमत बढ़ना होता है, ठीक है ना। खैर छोड़े, अभी एक बात कहीं और निकल जाएगी। आ, ये मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि भुट्टो का जो कत्ल का फैसला सन 77 में आता है, उसके समाजी असरात ये हैं, उसके समाजी असरात आज ये हैं कि भुट्टो के कब्र की मिट्टी लोग अपने साथ लेके जाते हैं। मतलब एक तरह से उसका उर्स मनाया जाता है, उसको एक सेंट की हैसियत, एक पीर की हैसियत हासिल हो चुकी है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि जहां जहां भी उसके चाहने वाले हैं। मतलब पंजाब से भी लोग जाते हैं, और एनडब्ल्यू हाँ, मतलब वो एक उसकी तकदीस के हवाले से तो चलो, जो भी लोगों का हमारे जो भी माइंडसेट है, पुटो वैसे भी इंटरनेशनल सतह की वो एक मैं पाकिस्तान के समाज के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। आप ये बताएं कि ये जो अब इन्होंने फैसला किया है कि जी ये ट्रायल अनफेयर था, इसके क्या समाजी और कानूनी असरात क्या हैं? कानूनी असरात तो इसके ये हैं कि चूंकि ये जरूर। केस पहले भी प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बना, यानी इस केस की पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी पहले भी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अपने दामन से एक दाग धोया है। समाज को फर्क ही नहीं पड़ता था कि सारा जहान मिलके कहे कि भुट्टो कातिल था, उसकी फांसी ठीक थी, समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जिस समाज ने भुट्टो को एक्नॉलेज किया था, एडमायर किया था, उनके नजदीक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, अब सिर्फ ये है कि जो लोग भुट्टो के बहुत खिलाफ थे, जैसे ये अब अहमद रजा कसूरी है या बाकी लोग हैं, एजाजुल हक है, पर एजाजुल हक ने भी तो देखो ना, ये अब हालिया जो सदारती इलेक्शन है उसमें जरदारी को वोट दे दिया ना उसने। मैं एजाजुल हक के इस फैसले की इज्जत करता हूँ कि उसने वक्त के साथ लर्न किया और उसने वक्त की जरूरत को महसूस करते हुए अपने नजरिए को और उस रिजिडिटी को एक साइड पर रखते हुए डेमोक्रेटिक डिसीजन किया। आई अप्रिशिएट इट। लेकिन इन लोगों को जिनकी लेगेसी जियाउल हक थी, वो भी खामोश होकर बैठ गए। अब जियाउल हक की लेगेसी पाकिस्तान में मदरसों में नजर आती है, मस्जिदों में नजर आती है, कानून की सूरत में नजर आती है, उसकी फैलाई हुई शर में नजर आती है। वैसे सियासी तौर पे जिया की लेगेसी आपको नजर नहीं आती है। तो इस फैसले का जो समाजी असर है, सियासी असर है, वो मुस्बत ही आएगा कि बिल आखिर फतह जो हुई है वो कानून की हुई है, एक प्रोसीजर की हुई है, और एक अवामी लीडर को देर से सही, उसकी जिंदगी की कीमत पर ही सही, चलो कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिल गया है। तो मैं इस पे उम्मीद यही करता हूँ कि नेक्स्ट इस किस्म के किसी भी सियासी लीडर तो दूर की बात, एक आम आदमी के साथ भी किसी भी कोर्ट में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भुट्टो साहब के साथ हुई, किसी आदमी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में कोर्ट्स को अपना सारा जो प्रोसीजरल जो सिस्टम है उसको मजीद डेवलप करने की जरूरत है। कानून में बेशुमार सुकम है। इन असेंबलियों को या इन हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे वाकया से सबक सीख के उस सारे प्रोसीजर कोड को, सारे सिस्टम को, उस सारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, उसको मजीद बेहतर करें ताकि सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ होते रहें। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, जब किसी मुल्क में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में कोई भी मिसहैप होता है कानूनी तौर पे, पुलिस की वजह से, अदालती निज़ाम की वजह से, तो सारे जोड़ के बैठ जाते हैं कि कहाँ पे फ्लॉ है, कहाँ पे एरर है, और उस एरर को दूर किया जाता है। तो इनको 44 साल बाद होश आई है ये सारा काम करने की। तो चलो आएगी ये 44 साल बाद, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, लेकिन चलो आ भी गए तो ठीक है। तो अभी से अपने मामला ठीक कर लें। अदालतों में तो अभी भी हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसलिए सारे सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है, और अदालतों को चाहिए कि बाकी मामलात में भी वो इसी किस्म की विजडम दिखाते हुए लोगों को इंसाफ
मुहैया करें, चाहे कोई सियासी कैदी है, चाहे कोई क्रिमिनल केस में है, चाहे किसी दीवानी केस में है, तो लोगों के साथ जस्टिस ही होना चाहिए, इंसाफ ही होना चाहिए, ताकि दोबारा कभी फ्यूचर में किसी कोर्ट को अपने पिछले फैसले को शर्मिंदगी की वजह से रिव्यू करके तो अपनी दामन से कालक धोने की जरूरत पेश ना आए। शुक्रिया अली भाई, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ओके अली भाई, खुदा हाफिज। या फिर